मुझे शहीद इश्क शरीर हमें बता देना। कहीं बुद्ध तो कहीं कबीर हमें बता देना। इन बेआँधियों से कह दो औकात में रहो, वरना मैं चिराग हूँ किसी कुटिया का, फकीर हमें बता देना। ऐ वक्त की आंधियों अपनी रफ्तार जरा संभल के रख। मैं मिट्टी का दिया सही, पर हौसला फौलाद रखता हूँ। मिटा सको तो मिटा दो मेरी शख्सियत का ये नक्शा। मैं अपनी कुटिया में भी शहंशाहों जैसी याद रखता हूँ। झुका सको तो झुका लो, ये माथा सिर्फ मिट्टी चूमता है। मेरा ज़मीर तो फलक के ऊपर कहीं घूमता है। वतन की मोहब्बत में हम इस कदर पागल हुए कि ज़मीं पर पैर है और सर आसमां में झूमता है। सितारों को कह दो कि अपनी चमक जरा संभाल कर रखे। हम खाके वतन से आसमां लिखने का हुनर रखते हैं। मैं चिराग हूँ बस्ती का, जहाँ खुददारी खुदा है। अपनी फकीरी में भी शहंशाहों वाला जिगर रखते हैं। गुरु चंद्रगिरी का नूर हूँ मैं, मितवा में मेरा नाम है। फकीरी मेरी दौलत, किरमारा मेरा गाम है।
चराग हूँ शिव भूमि कामेश्वर मेरा धाम है। हमारे आज के पिटारे में एक आधुनिक हिंदी कलाम है, शीर्षक है फकीरी का जलाल। और इसके शायर हैं बलजीत सिंह मितवा, जिन्हें साइको जीनियस के नाम से भी जाना जाता है जी। आज हम इस कलाम के जरिए एक शायर के मन की यात्रा पर चलने वाले हैं। ये यात्रा एक अकेली कुटिया से शुरू होती है, फिर वो वक्त की आंधियों से टकराती है और अंत में पूरे वतन को अपने अंदर समेट लेती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि ये मतलब सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक तरह का घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र? हाँ, ये शक्ति की परिभाषा को ही चुनौती देता है। इसमें कुटिया, चिराग, फकीर ये सब जाने पहचाने शब्द हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल एक ऐसे तेवर के साथ किया गया है जो पूरी तरह से क्रांतिकारी है। ये भौतिक गरीबी में छिपी हुई आत्मिक अमीरी का जश्न है एक तरह से। चलिए तो फिर पहली परत खोलते हैं। कलाम का मुखड़ा जो मुझे लगता है इसकी पूरी आत्मा को एक जगह बांध देता है। शायर कहते हैं, मुझे शहीद इश्क शरीर हमें बता देना, कहीं बुद्ध तो कहीं कबीर हमें बता देना। विरासत। हाँ, और फिर इन बेआंधियों से कह दो औकात में रहो वरना, मैं चराग हूं किसी कुटिया का, फकीर हमें बता देना। पहली दो लाइनें तो अपनी विरासत बता रही हैं, जैसे आपने कहा, बुद्ध, कबीर, प्रेम के शहीद, लेकिन आखिरी दो लाइनों में जो सीधी चुनौती है वो चौंका देती है। बिल्कुल। मैं चराग हूं किसी कुटिया का, ये सुनने में तो विनम्र लगता है, पर यहाँ इसे एक धमकी की तरह पेश किया गया है। ये तो कमाल है। ये कुटिया का चिराग वाली बात आज के दौर में भी कितनी सही बैठती है। ये एक तरह से उस गैराज में काम कर रहे स्टार्टअप की कहानी है जो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को टक्कर दे रहा है। अच्छा? शायर कह रहे हैं कि असली इनोवेशन, असली रोशनी और ताकत हमेशा बड़े और चमकदार महलों से नहीं आती। असली बदलाव अक्सर विनम्र और अनदेखी जगहों से ही शुरू होता है। और फकीर का मतलब यहाँ भिखारी नहीं, बल्कि वो है जो भौतिक चीजों की गुलामी से आजाद है। सही कहा आपने। ये वो फकीर है जिसके पास कुछ खोने को नहीं है और इसीलिए वो सबसे ज्यादा निडर है। हाँ। और इसी निडरता को पहला अंतरा और आगे ले जाता है। ए वक्त की आंधियों, अपनी रफ्तार जरा संभल के रख, मैं मिट्टी का दिया सही पर हौसला फौलाद रखता हूँ। क्या बात है। यहाँ वक्त की आंधियों को सीधी चेतावनी दी जा रही है। ये मानना कि हाँ, मेरा शरीर मिट्टी का है, मिट सकता है, लेकिन मेरा हौसला, मेरी हिम्मत वो फौलाद की है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगली ही पंक्ति इस हौसले को एक विरासत का रूप दे देती है। मिटा सको तो मिटा दो मेरी शख्सियत का ये नक्शा, मैं अपनी कुटिया में भी शहंशाहों जैसी याद रखता हूँ। याद? हाँ, यहाँ याद का मतलब सिर्फ मेमोरी नहीं है, इसका गहरा मतलब है लेगेसी, यानी विरासत। शायर कह रहे हैं कि मेरी पहचान मिटाना नामुमकिन है, क्योंकि असली बादशाही महलों और दौलत से नहीं, बल्कि उस असर से बनती है जो आप दुनिया पर छोड़ जाते हैं। और वो असर एक कुटिया में रहकर भी पैदा किया जा सकता है। ये बात तो साफ हो गई कि असली हैसियत बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी होती है। लेकिन शायर इसी अंदरूनी ताकत को अगले अंतरे में एक और ऊंचाई पर ले जाते हैं, जहां वो विनम्रता और बड़े सपनों को एक साथ जोड़ देते हैं। ये कमाल का विरोधाभास है। जमीन से जुड़े हैं मगर आसमां पर नजर रखते हैं। हम वो परिंदे हैं जो मुट्ठी में अपनी लहर रखते हैं। एक मिनट, यहां मैं थोड़ा उलझ गई। जमीन से जुड़े हैं मतलब विनम्र हैं, प्रैक्टिकल हैं। आसमां पर नजर मतलब बड़े सपने देखना। ये दोनों बातें तो मतलब एक दूसरे के खिलाफ लगती हैं। ये एक साथ कैसे मुमकिन है? यही तो इस कलाम की खूबी है, ये विरोधाभासों को जोड़ता है। जमीन से जुड़े रहना मतलब अपनी हकीकत, अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना। और आसमान पर नजर का मतलब है कि उन जड़ों से ताकत लेकर ऊंची उड़ान भरना। अच्छा। आप विनम्र हो सकते हैं, लेकिन आपकी सोच छोटी नहीं हो सकती। असल में जो जितना ज्यादा जमीन से जुड़ा होता है ना, उसकी उड़ान उतनी ही ऊंची होती है। और वो जो लाइन है, मुट्ठी में अपनी ही लहर रखते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? नियंत्रण। हाँ, नियंत्रण तो ठीक है, पर लहर शब्द का इस्तेमाल मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। लहर तो वो तो काबू में नहीं आती, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो लहर को रोकते नहीं,
बल्कि उसकी ताकत का इस्तेमाल करना जानते हैं, जैसे कोई सर्फर करता है। अरे वाह, वो मुश्किलों की लहर पर सवारी करना जानते हैं। क्या खूब पकड़ा है। बिल्कुल यही मतलब है। वो हालात के गुलाम नहीं बल्कि उसके स्वामी हैं। वो लहरों से लड़ते नहीं, उन्हें अपनी दिशा में मोड़ लेते हैं। और फिर वो दुनिया को चेतावनी देते हैं, हमारी सादगी को हमारी हार ना समझना। और इसके बाद वो लाइन आती है जो इस कलाम का दायरा एक व्यक्ति से बढ़ाकर पूरे देश तक ले जाती है। हम अपनी कुटिया में भी वतन का सारा असर रखते हैं। वाह, यानी अब बात सिर्फ अपनी कुटिया की नहीं रही, बल्कि वो कुटिया ही वो पूरे वतन का प्रतीक बन गई है। हाँ बिल्कुल। एक इंसान के दिल में पूरा देश धड़क रहा है। यहाँ से कलाम का रुख व्यक्तिगत स्वाभिमान से राष्ट्रीय गौरव की तरफ मुड़ता है, और तीसरे अंतरे में तो ये जज्बा अपने चरम पर है। झुका सको तो झुका लो, ये माथा सिर्फ मिट्टी चूमता है, मेरा ज़मीर तो फलक के ऊपर कहीं घूमता है। शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली कल्पना है ना, कि मेरा सिर अगर झुकेगा तो सिर्फ अपनी मातृभूमि की मिट्टी के सम्मान में, किसी जालिम ताकत के सामने नहीं। और मेरा ज़मीर, मेरा आत्मसम्मान, वो तो तुम्हारी पहुंच से बहुत बाहर है, आसमान से भी ऊपर। बिल्कुल, यानी ये एक तरह से कहना है कि आप मेरे शरीर को झुका सकते हो, मेरी परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन मेरी सोच, मेरे आत्मसम्मान पर आपका कोई बस नहीं चलेगा। वो आज़ाद है। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां बाहरी दिखावा ही सब कुछ है, ये ज़मीर वाली बात कितनी मायने रखती है ना? शायर याद दिला रहे हैं कि असली मूल्य अंदर है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। और ये जुनून इतना बढ़ जाता है कि शायर खुद को वतन की मोहब्बत में पागल कहने लगते हैं। वतन की मोहब्बत में हम इस कदर पागल हुए कि जमीन पर पैर हैं और सर आसमान में झूमता है। ये पागलपन का जिक्र क्यों जरूरी है यहाँ? क्योंकि जब आप किसी आदर्श के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो दुनिया की नजर में वो एक तरह का पागलपन ही होता है। सही बात है। क्रांतिकारी शायरी में ये पागलपन या जुनून बार बार आता है। यह वो अवस्था है जहां इंसान दुनिया के नफे नुकसान की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य के पीछे लग जाता है। यहाँ वो लक्ष्य वतन से प्रेम है, और यही जुनून उसे वो ताकत देता है कि उसके पैर हकीकत की जमीन पर है, लेकिन उसका मन और आत्मा गर्व से आसमान में झूम रही है। बिल्कुल। इस देश प्रेम की भावना को शायर और भी आगे ले जाते हैं, और अब वो दुनिया को नहीं बल्कि सितारों को चुनौती दे रहे हैं। सितारों को कह दो कि अपनी चमक जरा संभाल कर रखें, हम खाके वतन से आसमान लिखने का हुनर रखते हैं। ये लाइन तो बहुत गहरी है, वतन की धूल से आसमान लिखने का हुनर। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। यहाँ सितारे का मतलब है, नहीं, इसे ऐसे देखते हैं, सितारे प्रतीक हैं सत्ता के, शोहरत के, दौलत के, वो चीजें जो दूर से बहुत चमकती हैं लेकिन जिनकी रोशनी अपनी नहीं होती या उधार की होती है। अच्छा। शायर कह रहे हैं कि हमें तुम्हारी इस झूठी चमक की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास तो अपनी खाके वतन यानी अपने देश की मिट्टी है, और हम इसी मिट्टी से, इसी साधारण चीज से कुछ असाधारण, कुछ आसमान जैसा महान रचने का हुनर रखते हैं। मुझे ये सुनकर वो कुम्हार याद आ गए जो साधारण मिट्टी से इतने खूबसूरत बर्तन बना देते हैं। बिल्कुल वही बात है। शायर भी तो वही कह रहे हैं कि असली कलाकार, असली रचनाकार वो है जो खाक जैसी मामूली चीज से आसमान जैसा कुछ महान रच दे, और फिर वो इस कलाम के दिल तक पहुंचते हैं। अपनी फकीरी में भी हम शहंशाहों वाला जिगर रखते हैं। यही वो विरोधाभास है जो इस पूरे कलाम की जान है। बिल्कुल, ये फकीरी में शहंशाही का विचार ही तो सब कुछ है। एक शहंशाह का जिगर क्या होता है? उसका साहस, उसकी दिलेरी, उसका आत्मविश्वास, उसकी उदारता। शायर का कहना है कि ये गुण दौलत से नहीं आते, ये खुददारी से आते हैं। और हम उस बस्ती के रहने वाले हैं जहां खुददारी ही सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए हमारी गरीबी में भी बादशाहों जैसी शान है। यह हमें इतिहास में गांधी जैसे लोगों की याद दिलाता है। हाँ, जिनके पास बाहरी तौर पर कुछ नहीं था, पर उनका प्रभाव और जिगर बड़े बड़े बादशाहों से कहीं ज्यादा था। अब तक ये फकीर कोई भी हो सकता था, एक विचार था, एक प्रतीक था, लेकिन कलाम के अंत में शायर अपना नाम और पता सब बता देते हैं। ये एक बहुत ही पर्सनल मोड़ लेता है ना। गुरु चंद्रगिरी का नूर हूं मैं, मितवा मेरा नाम है, फकीरी ही मेरी दौलत, किरमारा मेरा गाम है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। इससे पूरी कविता का मतलब ही बदल जाता है। कैसे? अब तक जो बातें सार्वभौमिक लग रही थीं, शायर उन्हें अपनी व्यक्तिगत पहचान से जोड़कर जमीन पर उतार देते हैं। वो कहते हैं, मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, मैं मितवा हूं, मेरा गांव किरमारा है, मेरे गुरु चंद्रगिरी हैं, मेरा धाम कामेश्वर है।
अच्छा, तो वो इसे असलियत से जोड़ रहे हैं। हाँ, ये दर्शन, ये आत्मबल मैंने जिया है, इसकी जड़ें इस मिट्टी में हैं, इस परंपरा में हैं। इससे उनका कहावा और ज्यादा वजनदार और सच्चा हो जाता है। और फिर वो आखिरी चेतावनी देते हैं, महलों के बुझते चिरागों से कह दो जरा फासले से रहें। ये सीधे सीधे उन ताकतों को चुनौती है जो अपनी झूठी चमक पर गुमान करती हैं। हाँ, ये इस बात को पुख्ता करता है कि एक कुटिया का वो चिराग जिसमें आत्मबल और खुददारी का तेल जल रहा है, वो महलों के उन बुझते हुए दिखावटी चिरागों से कहीं ज्यादा स्थायी और शक्तिशाली है। एक और बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है इसका स्ट्रक्चर। हर अंतरे के बाद मुखड़ा दोहराया जाता है। इसका क्या असर होता है? ये जो फकीर हमें बता देना लाइन बार बार आती है, ये किसी गाने के हुक की तरह है। हुक की तरह? हाँ, जैसे गाने का हुक दिमाग में बैठ जाता है, वैसे ही शायर इस एक लाइन को हमारे जहन में बिठा देना चाहते हैं। हर अंतरे में एक नई चुनौती पेश की जाती है, कभी वक्त को, कभी दुनिया को, कभी सितारों को। और हर चुनौती के बाद जब शायर अपनी पहचान दोहराते हैं, मैं चिराग हूं किसी कुटिया का, फकीर हमें बता देना, तो इस लाइन का वजन और बढ़ जाता है। ये सिर्फ एक कविता नहीं रह जाती, ये एक स्वाभिमान का गान बन जाती है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? हमने एक फकीर की घोषणा से शुरू करके एक कलाम की यात्रा की जो उस भावना को एक खास नाम, एक खास पहचान और एक खास जगह से जोड़ती है। जी, ये हमें जोरदार तरीके से याद दिलाता है कि असली ताकत, असली शान और असली दौलत वो बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर, हमारे स्वाभिमान में, अपनी जड़ों से जुड़े रहने में और अपने वतन से प्रेम में होती है। ये कलाम हमें शक्ति और गरीबी की अपनी पुरानी परिभाषाओं पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है कि असली मूल्य कहाँ है, महलों की झूठी चमक में या एक कुटिया के चिराग की सच्ची लौ में? इस चर्चा के बाद एक विचार सोचने के लिए ये है कि इस कविता को सुनने के बाद क्या फकीरी शब्द का अर्थ बदल जाता है, और हमारे अपने जीवन में वो कौन सी कुटिया है जिसका चिराग हम हैं?